आपने बहुत जगह सुना और देखा होगा रियल एस्टेट में कोई प्रोजेक्ट्स होता है तो उसमें लिखा होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2.98 करोड़ और उसके बाद एक एस्ट्रिक्स या प्लस प्लस लिखा होता है, या बेस प्राइस ऑफ BSP ऑफ 17,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट, या स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट प्लस 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 प्लस। तो ये सब प्लस 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 क्या होता है? ये बेसिकली एक बेस सेलिंग प्राइस होता है जिसको बोलते हैं BSP, और उसके ऊपर बिल्डर बड़े सारे चार्जेस लेता है, उसके ऊपर सरकार बड़े सारे चार्जेस लेती है और उसके ऊपर आपके बड़े सारे खर्चे आते हैं। एक प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ की है वो आपको लगभग 2.5 करोड़ 50 लाख रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 25% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो बहुत बारी हम देखते हैं प्राइस स्टार्टिंग है 2.98 करोड़ या प्राइस स्टार्टिंग है 1.98 करोड़, तो हमें लगता है 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वाह मेरे पास 2 करोड़ है, या मैं 2 करोड़ पे 2 लाख का EMI भर सकता हूँ। पर वो चीज़ जब 2.5 की हो जाएगी तो वो आपके बजट से बाहर जा सकती है। तो इसीलिए एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की, मेरे को इस घर को ख़रीदने में क्या खर्चा आएगा स्टार्टिंग से, कि मेरे को बिल्डर को कितना देना है, कब देना है, मेरे को गवर्नमेंट को कितना देना है, मेरे को इंटीरियर डेकोरेट करने में मेरे को कितना खर्चा आएगा, और सारी चीज़ किस फ्लो में और किस ऑर्डर में मेरे पास एक्सपेंसेस आएंगे, वो चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको एक एक्यूरेट आइडिया मिलेगा कि ये मुझे कितने का पड़ेगा, मेरा क्या बजट है, मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता, पैसे कब देने हैं, कितने देने हैं, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाया टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेटर। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेटर क्या है? ये है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेटर। आपको क्या करना है, फाइल में जाके मेक कॉपी करना है और अपने लिए यूज़ करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रोजेक्ट बेसिस पे। तो पहली चीज़ है कि आप एक बारी प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए और इसको डुप्लीकेट कितनी बार भी कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। फिर यूनिट टाइप कारपेट एरिया या सुपर एरिया, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बिल्डर कारपेट एरिया में कोट करते हैं, बहुत सारे सुपर एरिया, और प्राइसेस वो कोट करेंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल दे विल से कि 2% ऑफ द कारपेट एरिया या 2% ऑफ द सुपर एरिया। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। रेरा गाइडलाइंस ये कहती है कि उनको कारपेट एरिया ही यूज़ करना अलाउड है। तो हर एक चीज़ के बाद मैंने नोट्स भी लिख रहे हुए हैं कि सुपर एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली ग्रीन जो डेटा है वो हमें एडिट करते रहना है। तो लगभग हम इस वीडियो के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि 1600 स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर्टी है जो एक 2.5 BHK में बहुत कॉमन है। तो 12,500 के रेट के हिसाब से, और ग्रे एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, ये एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बन जाती है। आप फॉर्मूला भी साथ साथ देख सकते हैं और ये इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने दीजिए। तो लेट्स से कि बिल्डर आपको कहते हैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर, 2 करोड़ का फ्लैट है। इसका अब क्या मतलब होता है? पहली चीज़ जो आपको चार्ज करेगा इस PLC प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। अगर आपको गार्डन व्यू चाहिए है, गोल्फ कोर्स व्यू चाहिए है, कोई अच्छा व्यू चाहिए, या आपको एक अच्छा फ्लोर चाहिए, आपको अच्छे टावर व्यू चाहिए, तो आपको हर चीज़ के लिए प्रेफरेंशियल लोकेशन देना पड़ेगा। और आइडियली ये देना बेटर रहता है क्योंकि इससे प्रॉपर्टी वैल्यू इम्पैक्ट होती है। अगर आपको बाद में आपको रीसेल करने जाते हो तो कोई एक यूनिट है जो पार्क फेसिंग है, अच्छा व्यू, और एक यूनिट है जो किसी और प्रॉपर्टी को देख रहा है, तो ऑब्वियसली पार्क फेसिंग व्यू की ज़्यादा अप्रिशिएशन होगी, या कोई ईस्ट फेसिंग की ज़्यादा अप्रिशिएशन होगी। तो PLC बहुत एक बिल्डर का तरीका है अपने अच्छे फ्लैट को अच्छे रेट पे, हाई रेट पे बेचने का। ये यूजुअली पर स्क्वायर फीट ही होता है तो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर आपको बिल्डर फिक्स दे रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ और चार्जेस आते हैं, जैसे कार पार्किंग चार्जेस आते हैं। यूजुअली एक फ्री होता है, एक पेड होता है, पर हर बिल्डर ये अलग अलग तरीके से करता है। क्लब मेंबरशिप फीस अलग होती है। पावर बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, EDC विच इज़ एक्सटर्नल डेवलपमेंट, जो भी सोसाइटी या एरिया के बाहर की डेवलपमेंट होती है वो यूजुअली गवर्नमेंट को ही पे होता है और आप उसके थ्रू पास थ्रू एक तरह से करते हैं। फिर आता है इंटरनल, जैसे इंटरनल रोड्स होगी, इंटरनल एरिया में कोई डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होगी, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर। एक चीज़ का आपको याद रखना है कि हर बिल्डर इस कॉस्ट शीट को अलग तरीके से बनाता है। कोई होगा जो सिर्फ BSP में ही सारे कुछ इंक्लूड कर देगा, टॉप बिल्डर्स यूजुअली ऐसे करते हैं, हिडन चार्जेस नहीं रखते। काफ़ी बिल्डर हिडन चार्जेस रखते हैं और हर चीज़ आपसे लेते हैं। आपको उनको बोला है मेरे को प्लीज़ डिटेल्ड कॉस्ट शीट चाहिए। वो यूजुअली तब होगा जब आप एक टोकन अमाउंट सबमिट करेंगे, बट उस कॉस्ट शीट के अंदर ही आपको सारे चार्जेस मिलेंगे। उस पर साइन करके ही आप वेरीफाई करेंगे और वही चार्जेस आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। वो सारे आपको वेरीफाई करना है। हेडर्स सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैंने जनरली सारे हेडर्स जो मैंने देखे हैं अपने करियर में वो मेंशन कर दिए हैं, बट आपके केस में आपका बिल्डर अलग अलग हेडर्स पे चार्ज कर सकता है। तो इसलिए अदर बिल्डर चार्जेस मैंने ओपन रखे हैं। इसमें आप एक एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपको मिल रही है तो वो आप कर सकते हैं। और फिर कोई डिस्काउंट
जैसे बहुत बारी फ्री पार्किंग मिल जाएगी, पीएलसी वेवर्स मिल जाएगा, फेस्टिवल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसको अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो 2 करोड़ का जो आपको बिल्डर ने एडवर्टाइज़ किया था वो फ्लैट आपको 2 करोड़ 26 लाख, तो 13% की जो इंक्रीमेंट है वो इसी में ही हो चुकी है। ये यूजुअली कंसिस्टेंट है, मैंने देखा है 13 से 15% की इंक्रीमेंट बीएसपी के ऊपर लगभग होती ही है। फिर आता है आपका पोजेशन। जो आप पोजेशन लेने जाओगे तो उसको या तो वो एडमिन चार्जेस या प्रोसेशन चार्जेस बोल देंगे, यूजुअली ये फिक्स होता है। अगर वो आपको बोले कि नहीं ये फ्री है तो पहले से आपको रिटर्न में चाहिए, यूजुअली ये डिमांड लेटर के अंदर होता है। फिर मीटर कनेक्शन भी कभी कभार आपसे ले सकते हैं, ये भी कभी कभार मीटर के लिए होता है और कभी कभार डिपॉजिट भी होता है। सो गैस कनेक्शन में आपको डिपॉजिट देना पड़ सकता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी में डिपॉजिट, अलग अलग मीटर्स का डिपॉजिट होता है। मेक श्योर कि आप ब्रेक डाउन लो कि क्या डिपॉजिट है और क्या एक्चुअल एक्सपेंस है, कि कभी आप जाते भी हो या मीटर या कनेक्शन चेंज कराते हो तो वो डिपॉजिट आपको रिफंड मिलना चाहिए। फिर मूव इन मूव आउट चार्जेस भी होते हैं, वो भी आपको देखना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है IFMS या IBMS, इंटरेस्ट फ्री या इंटरेस्ट बेयरिंग मेंटेनेंस सिक्योरिटी होती है। ये यूजुअली पर स्क्वायर फीट होती है और ये RWA का ट्रांसफ़र होती है, बिल्डर को नहीं जाती। बिल्डर आपके बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं RWA के बिहाफ पे। जैसे ही RWA का हैंड ओवर होता है, मे बी 2 साल 3 साल 5 साल पोजेशन के बाद, तो एक RWA को एक कॉर्पस मिल जाता है जिससे वो सोसाइटी को चला सकते हैं। तो ये आपका ही पैसा है और ये मोस्ट केसेस में आपके नाम पे ही इसकी एफडी बनती है और आपके पैन या आपके फॉर्म 26AS में भी ये रिफ्लेक्ट करेगा और आपका इस पर TDS भी कटेगा। तो मेक श्योर आप ये चेक करें कि आपके नाम पे ही एफडी बन रही है और आपके नाम पे ही ये एफडी फिर आगे रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को हैंड ओवर होती है। और कुछ सोसाइटियाँ 3 से 4 महीने 6 महीने तक का भी एडवांस मेंटेनेंस ले सकते हैं, तो यूजुअली वो भी आपको देना है। बट अगेन ये मेंटेनेंस है तो ये डिडक्ट होता रहेगा, ये कोई एक तरह से एक्सपेंस नहीं है, जस्ट कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें मेंशन किया है। तो आप घर लेने भी जाएंगे, जैसे ना पोजेशन लेने भी जाएंगे, तो आपको लगभग 2.5 लाख रुपये लग जाएंगे। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट चार्जेस की। गवर्नमेंट चार्ज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे 5% है, अफोर्डेबल में 1% है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 5% है, कंस्ट्रक्शन वैल्यू पे रेडी टू मूव इन होगा और OC रिसीव हो चुका है तो 0% होता है और रीसेल में भी 0% होता है। तो इसमें आप अपना परसेंटेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। GST बेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेसिस पे GST अमाउंट हमारा 11 लाख रुपए बनता है। फिर आती है स्टैम्प ड्यूटी, ये रजिस्ट्रेशन होती है। अभी गुड़गांव में, हरियाणा में मेल बायर्स के लिए 7% है, फीमेल के लिए 5 और जॉइंट के लिए 6। रूरल एरिया जो आउटसाइड म्यूनसिपैलिटी है उसमें 5, 3 एंड 4। ये आप अपने बिल्डर से भी वेरीफाई कर सकते हैं या गूगल सर्च एक बेसिक कर सकते हैं कि आपकी स्टेट एंड या आपकी सिटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस यूजुअली ऑनलाइन ईजिली मिल जाता है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से और अपने एप्लीकेबल रेट के हिसाब से आप यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी का बेस आपको देखना पड़ेगा, यूजुअली अग्रीमेंट वैल्यू या सर्कल वैल्यू पे होता है, विच एवर इज़ हायर। सो मेक श्योर कि आप अंडर वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप सर्कल रेट को भी ध्यान में रखें। अगेन इसमें आप सर्कल रेट पे देखिए, बिल्डर का क्या अग्रीमेंट वैल्यू है उस पर देखिए, ये बिल्डर आपको बेस्ट गाइड कर पाएगा कि उस एरिया का, उस प्रोजेक्ट का क्या सर्कल रेट है और क्या अग्रीमेंट वैल्यू है, उससे ये नंबर लीजिए। फिर बेस को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 15,84,000 का आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी और कुछ मिनिमल चार्ज आता है 30,000 के आसपास। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, लॉयर फीस, मिसलेनियस फ़ीस होती है। अगर बिल्डर आपको रजिस्ट्रेशन करा के दे रहा है तो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी कोर्ट हाउस या रजिस्ट्रेशन या तहसील में जाके इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। तो जो 2 करोड़ का घर आपने ऐड में देखा था वो बिल्डर के खर्चे मिला के 2 करोड़ 26 लाख का हो जाता है। GST मिला के वो 2 करोड़ 37 लाख का आपको पड़ता है, लगभग 240 के आसपास हो जाता है। जब आप ये कैश फ्लो वाइज जब आप पोजेशन लेने जाओगे ना, तब आपको 2 लाख रुपए 2.35 आपको देने पड़ेंगे, तो आपका लगभग 2 करोड़ 40 लाख का हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के सोर्सेज भी मेंशन है, ये आपको कॉस्ट शीट बिल्डर से मिलेगी। फिर उसके बाद GST आपको गवर्नमेंट से चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने पैरामीटर्स दिए उसके हिसाब से कितना GST बनता है। पोजेशन चार्ज आपको पोजेशन लेटर, फाइनल डिमांड लेटर में मिल जाएंगे। ऑल इन जी जो फाइनल प्राइस होगा वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में भी मेंशन होगा, जिसमें ये सारे चार्जेस होंगे और एक फाइनल प्राइस होगा। तो इस केस में 2 करोड़ का आपको 2 करोड़ 40 लाख का पड़ता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फिर आपको गवर्नमेंट और ऑनलाइन देखना पड़ेगा, तहसील में या जहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है कि कितना है। और ऑल इन रजिस्ट्री मिला के पोजेशन लेने के बाद आप जब रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको लगभग 2.5 करोड़ का पड़ता है। तो जो BSP पर स्क्वायर फीट 12,500 रुपये का हमें ब्रोशर में दिखाता, वो हमें 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको बिल्डर का एक TDS डिडक्ट करना है, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ये एक्सपेंस नहीं है, ये जस्ट कैश फ्लो के आप बिल्डर की जगह उसके नाम पे जमा कराते हैं।
तो इस पूरी शीट में मैंने नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं कि कैसे कैसे आपको ये चार्जेस डिस्कवर करने हैं, कैसे कैसे ये फील्ड्स भरनी है और कैसे कैसे ये टोटल कैलकुलेटेड है, और उसके बेसिस पे जो येलो आइटम्स हैं वो टोटल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। तो एक ऑल इन प्राइस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, बिल्डर चार्जेस, जीएसटी सब कुछ मिला के आपको एक फाइनल प्राइस आ जाएगा। कुछ नोट्स मैंने मेंशन किए हैं, इसमें सब कुछ बिल्डर रिलेटेड इंक्लूडेड तो है, बट जैसे लोन, ईएमआई, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूडेड है। ऑन गोइंग मंथली मेंटेनेंस एक बार आप शिफ्ट करते हो, या रीसेल पे आपको क्या कॉस्ट आते हैं, या आप यूनिट रीसेल जब करते हैं तो उसमें आपको बिल्डर को एक चार्जेस देने पड़ते हैं, कोई इंटीरियर फर्निशिंग के चार्जेस अभी मैंने इसमें इस शीट में नहीं है। कैश फ्लो क्या पेमेंट प्लान है उसके भी नहीं है, या पेनल्टीज इंटरेस्ट अगर कुछ बिल्डर चार्ज करता है तो वो भी मेंशन नहीं है। आपको कैसे वेरीफाई करना है, कॉस्ट शीट आपको बिल्डर से लेनी है, उसके अंदर एनेक्स्चर्स में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जीएसटी आपको देखना है कि किस बेस पे कैलकुलेट होता है। पोजेसन चार्जेस का ब्रेकअप भी आपको बिल्डर बाय एग्रीमेंट में ही मिलेगा, और क्या आईएफएमएस या डिपॉजिट्स के टर्म्स हैं। इंश्योर करने की कारपेट एरिया और सुपर एरिया के बीच में डिफरेंशिएशन आपको पता है, और क्या बेस एज यूज़ हो रहा है। यूजली कारपेट एरिया ही एज अ बेस फॉर कैलकुलेशन यूज़ होना चाहिए, सुपर एरिया सिर्फ मार्केटिंग या बोलने में ही हम यूज़ करते हैं। और आईएफएमएस भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगभग एज अ डिपॉजिट ही होती है, एज अ कॉस्ट नहीं आती। तो शीट को सिंपली आपने फाइल में जाना है और मेक अ कॉपी करना है, और अपने इनपुट्स फिर आप डाल सकते हैं इसके अंदर। ग्रीन एरियाज को चेंज करते रहिए और ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा अपडेट हो जाएगा और आपको एक ऑल इन प्राइस मिल जाएगा। तो इस टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मेन मेरा फोकस ये था कि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ब्रोशर पे प्राइस देख के या किसी चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक क्लियर ट्रांसपेरेंसी हो, कि सबको पता हो कि उनको एक्चुअल में कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा देना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, क्या चीज़ें बिल्डर की तरफ से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, क्या गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, क्या रियल लाइफ में आपको चार्जेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने जब घर लिया था मेरे को काफ़ी चीज़ें सरप्राइज़ मिली थी। जब मैं पोजेसन लेने भी गया था तो मेरे पास ऑलरेडी बस पैसे ख़त्म हो गए थे, पर पोजेसन के टाइम भी मेरे पास बहुत सारे उन्होंने डिमांड में, फाइनल लेटर में काफ़ी सारे खर्चे दे दिए थे जो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने उनसे स्ट्रगल किया। तो इसी वजह से मैंने एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बनाई है। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को ले, किसी प्रॉपर्टी के बारे में सोच भी रहे हो, तो बस एक शीट को कॉपी कर सकते हैं और अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं। और अगर तब भी आपको कोई डाउट्स हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। तो अगेन इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाइए, मेक अ कॉपी करिए और इसको यूज़ करिए और समझिए कि कैसे आप भी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। I'll see you in the next video. Thank you.